नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। आज का जो ये वीडियो है ना, ये ऑडियो फॉर्म में रहने वाला है और उसका रीज़न ये है कि मेरी 25th को एक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी हुई है और 26th को मुझे डिस्चार्ज मिला। थोड़ा मैं बेटर फील कर रहा हूँ तो मैंने सोचा द शो मस्ट गो ऑन, और उस वजह से मैंने आज ऑडियो फॉर्म में ये वीडियो लाने की कोशिश की है। बेसिकली आपको पता होगा तो 3-4 हफ्ते पहले मैंने ऑडियो फॉर्मेट में वीडियो बनाया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी आँख के ऊपर और नीचे स्वेलिंग हुई है। और वो स्वेलिंग का जो रीज़न है ना, वो था मेरा डेविएटेड नेज़ल स्पेक्ट्रम। उसमें बेसिकली क्या होता है ना कि वो बोन, जो नाक में बोन होता है ना, वो एक साइड से आपका टेढ़ा होता है। वहाँ पे प्रॉपर एयर नहीं पास होती है, आप सांस नहीं ले सकते। तो जब आपको एलर्जी होती है तो साइनस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, बहुत सारे कंसल्टेंसी लेने के बाद ये डिसीजन आया कि आपको ये सर्जरी करानी चाहिए आपकी बेटर लाइफ के लिए। और फाइनली मैंने 25th को करवा दी। और आप में से बहुत सारे भाई के मुझे मैसेज आए, ईमेल आए कि सर आप ये सर्जरी मत करवाओ, होम्योपैथी से दवाई अच्छी हो सकती है, आयुर्वेदिक से भी हो सकता है। बट बिलीव मी, मैंने ये सब कुछ ट्राई करके देख लिया और सबसे बेस्ट जो था वो यही था मेरे लिए, तो मैंने ये किया है। बट आप सब लोगों को थैंक यू जिसने मेरे बारे में सोचा। कुछ दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा तो वीडियो फॉर्मेट हम लोग शुरू कर देंगे, बट एज ऑफ नाउ ऑडियो में आपको ये वीडियो सुनना है। सो येस, कमिंग बैक टू अपना जो वीडियो है, वो अभी लास्ट वीक में हम लोग ने देखा कि मार्केट एक छोटे से स्मॉल गैप अप से शुरू हुआ था, बट उसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस था ना, वो निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया। अब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से सेक्टर अच्छे हैं, कौन सा स्टॉक जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। और आज मैं आप लोगों के साथ है ना एक कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ, जिसे मैं ऐसे बोलता हूँ कि रूल वर्सेस इमोशंस। और वो क्या है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। वो आज का जो स्टॉक है हमारा, वो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं इस तरीके से समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्या चलता है, रूल ज़्यादा चलता है या इमोशन ज़्यादा चलता है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के वीडियो में जाते हैं। पहले मार्केट का एनालिसिस करते हैं, बाद में वो स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। अब देखो, आप लोग जो स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मार्च महीने का जो कैंडल है, उसका हाई और लो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये अभी तक ब्रेक नहीं हो रहा है, ना सपोर्ट ना रेजिस्टेंस। अभी आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, ये एक स्विंग हाई था 24,090। लास्ट 2 वीक से हम लोग इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम में देखो, एक दिन मार्केट ने यहाँ पे ऊपर क्लोज दिया तो सही, बट एक तरीके से वापस से फॉलो अप नहीं आया। तो अभी हमारे लिए ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना, ये जो रेजिस्टेंस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये क्रॉस होगा तो हम 24,600 तक जा सकते हैं। अदरवाइज़ वापस से यहाँ पे नीचे कहीं पे आप लोग आ सकते हैं, ये गैप जो पहले था ये एरियाज़ में। तो ये अभी एक तरीके से आपको मैं ऐसे बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट अभी भी कुछ ना कुछ ट्रिगर मार्केट में ऐसा लगता है पेंडिंग है। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, कंपेरेटिवली निफ्टी, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक अच्छी बात है। और अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी एक अच्छा फॉलोअप भी दे रहा है ब्रेकआउट के बाद। और बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं आप लोगों को बोलूँ ना, तो आप अगर निफ्टी मिड कैप 150 का चार्ट देखोगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी, ये स्टॉक नहीं, ये इंडेक्स ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को क्रॉस कर रहा है। स्मॉल कैप 150 हुआ, उसके बाद निफ्टी, अच्छा ये स्मॉल कैप 250 भी आप देख सकते हो, ये भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप वीकली पे देखोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करो, ये स्मॉल कैप इंडेक्स ने ये ब्रेकआउट किया गैप अप के साथ, विच इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। मैंने आपको बहुत बार जब मार्केट यहाँ पे था, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब मार्केट गिरता है तो हम लोगों को स्मॉल कैप के ईटीएफ एक्यूमुलेट करने चाहिए। और वो मेरे ख्याल से 160 पे चल रहे थे और अभी 180 पे वो ईटीएफ भी अभी इतना ऊपर चल रहा है। तो स्मॉल कैप ईटीएफ हो गया, आई मीन स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया 250, मिड कैप इंडेक्स हो गया
और माइक्रो कैप इंडेक्स हो गया, ये इंडेक्स ऑलरेडी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जब निफ्टी और अच्छा चलेगा तो आप सोचो ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो इस तरीके से आपको सेक्टर एनालिसिस भी करना चाहिए। अभी अगर हम लोग एफ की बात करें तो आप यहाँ पे देखो, लास्ट वीक में एक दिन हमें छुट्टी थी, उसी वजह से मैंने ये सर्जरी प्लान की थी। एफ ने मंडे को थोड़ा सेलिंग किया, फिर ट्यूसडे को बाइंग किया, फिर वेडनेसडे को सेलिंग हुआ, थर्सडे को थोड़ी सी बाइंग हुई है। सी, बाइंग के नंबर्स हम लोगों को दिख रहे हैं, बट ये इतने बड़े नंबर्स नहीं है जिसके बेसिस पे हम लोगों को खुश होना चाहिए। और सेलिंग के नंबर थोड़े कम हुए हैं, वो अच्छी बात है। तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो लास्ट वीक में देखो फार्मा, टूरिज्म, हेल्थ केयर, मिड एंड स्मॉल कैप हेल्थ केयर, प्राइवेट बैंक, ऑटो, ये सारे चले हैं। ख़राब में अगर आप देखोगे तो मेटल में बहुत अच्छा करेक्शन आया, आईटी तो बहुत टाइम से ख़राब है, सीपीसी इंडेक्स हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, ये ख़राब है। लास्ट मंथ में देखोगे तो मीडिया मीडिया मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था, टूरिज्म सेक्टर, बैंक सेक्टर, प्राइवेट बैंक, रियलिटी, ये सारे अच्छे हैं। ख़राब की बात करेंगे तो सीपीएसई, मेटल, आईटी, ये सारे ख़राब है। तो ओवरऑल ये सारी सेक्टर की बात हो गई। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 101 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स अभी 13 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छा नंबर है। ब्रेंट क्रूड की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, मैंने आपको 2 वीडियो पहले भी बोला था, ब्रेंट क्रूड का जो $86.10 का लो था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहली सीज फायर अनाउंस हुई थी तभी ये लो लगा था, और अभी ब्रेंट क्रूड ने वो लेवल ब्रेक कर दिया है। तो एक तरीके से क्रूड का प्राइस देख के हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो वॉर का इशू था ना, एक तरीके से मार्केट उसको ऐसा समझ चुका है कि अभी वो सब सॉल्व हो गया है। भले अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, बट मार्केट ने उसको ऐसे समझ लिया है कि अभी ये सब खत्म हो गया है। तो वॉर के रिलेटेड अभी इशू मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। वैसे वर्ल्ड बहुत डायनामिक है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ क्रूड के प्राइस को देखते हुए ये नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यूएसडी आईएनआर जो है वो अभी 9430 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखो, अदर फैक्टर का जो अगर हम लोग देखेंगे ना, तो उस हिसाब से मार्केट अभी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है। अभी हम लोग आज बात करते हैं आज के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक के ऊपर। और मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि आप लोगों को स्टॉक के साथ साथ मैं कुछ अच्छी लर्निंग भी दे सकूं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मैं आप लोगों को ये वीडियोस में कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ विथ लाइव एग्जाम्पल। तो आप उसको उस तरीके से मत लेना, एक सीखने के तरीके से लेना। अभी जो आज के वीडियो में हमारा स्टॉक है उसका नाम है एथर इंडस्ट्री लिमिटेड। अब देखो, ये स्टॉक में मैं क्यों इंटरेस्टेड हुआ था मैं आप लोगों को बोलूँगा। ये कंपनी ऑलमोस्ट 2022 को लिस्ट हुई थी, उसके बाद ये अच्छी खासी ऊपर गई थी। फिर ये कंपनी ने बहुत टाइम तक करेक्शन किया। आप देखो 2025 तक ये स्टॉक करेक्शन में ही था, क्योंकि कुछ खास उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो ये जो उसका हाई था ना, जो ऑल टाइम हाई आईपीओ के बाद वाला 2023 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। फिर उसने अच्छी खासी, आप यहाँ पे देखो, यहाँ से ही अगर आप चार्ट को प्रॉपर देखोगे प्राइस और वॉल्यूम को, तो आप देखो यहाँ से ही ये स्टॉक में प्राइस और वॉल्यूम में एक तरीके से इंक्रीज़ हो गया था। तो मेरा ध्यान तो यहाँ से ही था, बट मैंने सोचा कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मैं ख़रीदूँगा, और वो स्टॉक ने यहाँ पे किया भी था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट हो गया था, और उसके बाद अगेन ये स्टॉक में ऊपर आया, और वापस से उसने अभी ब्रेकआउट करने के बाद जो हाई मारा था ना, उसको ब्रेक किया है। अब ऐसे सिचुएशन में एक मतलब मेरा एक्सपीरियंस पहले क्या बोलता था, जब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, जब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं क्या करता था, जब ये स्टॉक यहाँ होता था ना, फर्स्ट ब्रेकआउट करता था, तब मैं डेफिनेटली बाय करता था। फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं थोड़ा सा अपसेट हो जाता था, और जब स्टॉक वापस से अपने ब्रेकआउट के बाद के प्रीवियस हाई को ब्रेक करता था, तो मैं जनरली उसको इग्नोर कर देता था। ये होता था इमोशन, इसमें मैं अपने इमोशन को मिक्स करता था कि भाई पहले मैंने यहाँ पे ख़रीदा था, ये स्टॉक ने ऑलरेडी मेरा एक लॉस किया है, अब ये स्टॉक वापस से ब्रेकआउट दे रहा है, अब मुझे ये स्टॉक नहीं लेना चाहिए।
उसके पीछे का रीज़न यही था सिर्फ कि भाई इमोशनली मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये स्टॉक तो पहले भी अपना पैसा ले चुका है, वापस से ये स्टॉक में एंट्री करने का क्या फ़ायदा है। बट बिलीव मी, मैं हमेशा रॉन्ग होता था, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक अगर वापस से ब्रेकआउट कर रहा है अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को, तो आप लोगों को आपके रूल के हिसाब से वापस से एंट्री लेनी चाहिए। और आप यहाँ पे देखो, अगर मैं वॉल्यूम कैंडल को करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टॉक ने अभी वापस से ब्रेकआउट किया है विद गुड प्राइस एंड वॉल्यूम ऑल्सो। तो ये स्टॉक आपको अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। और मैंने आप लोगों को ये ब्रेकआउट के साथ साथ वो रूल वर्सेस इमोशन का लॉजिक भी समझाया। मैंने अपने एक्सपीरियंस में मार्केट में ये सीखा है, जब भी आप अपना इमोशंस मार्केट में लाते हो ना, उसका जो आउटकम है वो हमेशा गलत ही आता है। और जब भी आप मार्केट में रूल फॉलो करते हो तो मे बी शॉर्टर टर्म के लिए आपका आउटकम गलत आ सकता है, बट रूल फॉलो करने के कारण लॉन्गर टर्म में आपका जो आउटकम है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और इसका एग्जैक्टली उल्टा इमोशंस फॉलो करने में होता है। तो ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप वीकली में देखते हो तो अगर ये स्टॉक 1165 ब्रेक करेगा तो ख़राब हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम की बात करते हो मंथली में, तो फिर अगर ये स्टॉक ये मंथली का कैंडल लो ब्रेक करेगा विच इज़ 1075, तो ये स्टॉक ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसकी अपसाइड नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप देखो रेंज कैलकुलेशन निकाल के ब्रेकआउट के बाद लगा सकते हो, और आपको समझ में आएगा कि इसकी अपसाइड रेंज जो आती है वो 1697, मतलब ऑलमोस्ट 1700 तक आ रही है। तो इस तरीके से हम लोगों को हमारा एनालिसिस करना चाहिए, और हमेशा हम लोगों को इस तरीके से ही मार्केट में रूल को फॉलो करना चाहिए। ये मैंने बहुत ही आप ऐसे बोल सकते हो कि क्या विजय भाई, इतनी छोटी बात है कि रूल को फॉलो करना चाहिए, इमोशंस को फॉलो नहीं करना चाहिए, इतने सालों के बाद आपने ये अभी समझा। बट आपको मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ये अभी बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया है कि रूल को फॉलो करने में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। पहले मैं भी कहीं से सीखा नहीं हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ को समझा है। आई होप आप में से बहुत सारे लोग अभी भी यही गलती करते होंगे, इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन लेते होंगे। बट जब से आप अगर रूल बेस्ड डिसीजन लेना शुरू करोगे ना, तो शायद शॉर्टर टर्म के लिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में आप अच्छा काम कर सकते हो मार्केट में। तो बस ये था मेरा आज का ये वीडियो। थोड़ी ताकत भी कम है, तो जितना हो सका उतना मैंने आप लोगों के लिए और ख़ुद के लिए भी, मैंने खुद के लिए इसलिए बनाया कि मेरा डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, और आप लोगों के लिए इसके लिए बनाया कि आप लोगों का जो मेरा देखने का प्यार है वो कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपके लिए बनाया, ये खुद के लिए भी बनाया, ये मेरा एक डिसिप्लिन है जो मैं कभी ब्रेक नहीं करना चाहता। तो ठीक है, थैंक यू आप सब लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक कैसे ढूंढता हूँ, कैसे उसमें ट्रेड लेता हूँ, सारी चीज़ें मैंने एक कोर्स में समझाई है। तो अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप वो कोर्स ले सकते हो। वैसे मैं अपने वीडियोस में भी शेयर करता हूँ, बट इसमें थोड़ा इधर उधर होता है, वो कोर्स में प्रॉपर वे में सिखाया है। और अगर आपको हमारी रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में जानना है तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो, सॉरी ऑडियो फॉर्म में वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड अगेन थैंक यू आप सब लोगों को, जो लास्ट 4-5 हफ्ते पहले मैंने वीडियो डाला था उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे मैसेज किए थे। एक दो भाई ने तो ईमेल भी किए थे मेरे बारे में सोचने के लिए। आज के टाइम में कौन इतना सोचता है किसके बारे में, बट थैंक यू आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा। एंड भाई बिलीव मी, अगर मेरे पास सर्जरी से बेटर कोई ऑप्शन होता तो मैं वही लेता, बट कोई ऑप्शन नहीं था, यही मेरे लिए बेटर था तो मैंने यही लिया है। तो मैं ये उससे बोल रहा हूँ जो मेरी इतनी केयर करते हैं, उनको लगता है कि नहीं विजय भाई को हमेशा सही होना चाहिए, ये करना चाहिए, बट कभी कभी डॉक्टर्स की बात हमें मान लेनी चाहिए। तो थोड़ा आज बोलने में भी वर्ड्स प्रॉपर नहीं आए होंगे क्योंकि मेरा पूरा नाक बंद है, वो ड्रेसिंग हुआ है। तो बस यही था। थैंक यू आप सब लोगों को। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने एक आधे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिससे उसको भी ये चीज़ समझ में आए। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।